सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, मैरिटल मतलब मैरिड और अफेयर मतलब प्यार मोहब्बत। तो मतलब क्या हुआ कि जब कोई शादीशुदा इंसान अपने पार्टनर के होने के बावजूद किसी अतिरिक्त व्यक्ति से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। इस तरह के रिश्ते को कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पे मान्यता नहीं दी जाती, या अवैध माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अज्ञानता के शिकार नहीं है, उन्हें भली भांति ये चीज पता है कि ये अवैध है, इसे मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लोग इन चीजों को कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बावजूद भी कर रहे होते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए कि ये चीज क्यों होती है, पहले हमें शादी, विवाह, मैरिज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में वर्ल्ड वाइड, ये जो परंपरा चली आ रही है, इसको समझना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि दो लोगों को विवाह सूत्र में बांधा क्यों जाता है। तो गाइस, जब दो लोग अनमैरिड होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनकी जिंदगी चली रही होती है, खाना पीना, कपड़े धोना, ऑफिस जाना, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपने हिसाब से अपना टेक केयर कर रहे होते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शादी की जरूरत पड़ जाती है, शादी जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डियर, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो काम जो आप अभी तक अकेले अकेले कर रहे थे, अब साथ मिलकर करेंगे। कोई खाना बनाकर खिला दे तो कोई पैसे कमा के ला दे, और जो जिंदगी है वो स्मूथ चले। तो जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए दो लोग साथ में जुड़ते हैं और काम को आधा बांट बांट कर करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, लेकिन ये सेकेंडरी कारण है, प्राइमरी कारण नहीं है। तो डियर, प्राइमरी कारण क्या होता है? प्राइमरी कारण ये होता है शादी करने के पीछे कि अब आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, आपको ये इजाजत दे दी जाती है कि अब आप बेडरूम में अकेले नहीं सोएंगे, अब आप अपने पार्टनर के साथ बेडरूम में सोएंगे। तो इस तरह से आपको एक लीगलाइज कर दिया जाता है कि अब आप भौतिक सुख का तो आनंद लेंगे ही लेंगे, लेकिन अब आप शारीरिक सुख का आनंद लेने के भी हकदार हो गए हैं। और आप इस खास इंसान जिससे आपकी शादी कराई गई है, इसके साथ आप वो शारीरिक सुख ले सकते हैं। क्योंकि एक टाइम आने के बाद जब एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसकी कुछ शारीरिक जरूरतें भी सामने आने लग जाती हैं, जिसे कोई अपोजिट, कोई विपरीत लिंग ही पूरा कर सकता है। अब शादी तो हो गई, आपको लीगलाइज भी कर दिया गया, आपके लिए रजनीगंधा, गुलाब, चमेली के फूलों से कमरे को सजाया भी गया, मेल को फीमेल मिल गई, फीमेल को मेल मिल गया, इजाजत आपको दे दी गई शारीरिक सुख एंजॉय करने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि इसी काम को कोई इंसान अपने पार्टनर के होते हुए भी किसी दूसरे से करने के लिए, किसी गैर मर्द, किसी गैर औरत के साथ करने के लिए बेचैन रहता है। तो डियर, इसके कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। अब आपको बीमारी तो समझ में आ गई कि हाँ, हमारे रिलेशन में कोई दूसरा घुस गया है और वो दीमक की तरह हमारे रिलेशन को चाट रहा है, खोखला किए जा रहा है, और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और बस सोच में पड़े हुए हैं कि हाँ, कोई दूसरा आ गया, कोई दूसरा आ गया, हाय रे हाय, दीमक लग गई, दीमक लग गई। लेकिन इसका क्या कारण है? ऐसी कौन सा सुराग, ऐसी कौन सी जगह है जो खाली छूट गई और जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान की एंट्री वहां से हो गई? इसके बारे में कोई दिमाग ही नहीं लगाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारण मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी, और कुछ कारण अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने ज़रूर उस वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैंने बताया है। कुछ कारण आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। आधे से ज़्यादा कारण तो उसी के अंदर है, और जो उस वीडियो के अंदर मैंने कारण नहीं बताए, वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग था, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। तो डियर, एक रीज़न तो ये होता है कि जब शादी होती है तो शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत फील गुड सा रहता है, और दोनों ही कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, ऑल टाइम रेडी रहते हैं, और वो कर भी रहे होते हैं। शुरुआत में चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने के लिए, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो अपनी बुराइयों को भी छुपा रहे होते हैं और कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ तो कंप्रोमाइज़ ही होता है ना, कितने दिन चलेगा? तो कुछ साल बीतने के बाद जब चीज़ें खुलकर सामने आने लग जाती हैं तो वो कंप्रोमाइज़ करने से बाहर निकलने लगते हैं। और शुरुआत में तो वो दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए चीज़ें कॉमन हो जाती है, उन्हें लगता है हाँ यार ठीक है ना, ऐसा है, ये ठीक है, ओके। और बाद में अप्रिसिएशन का दौर गायब हो जाता है बिल्कुल, और कंप्लेन का दौर शुरू हो जाता है। तो जब ये दौर शुरू होता है और खुलकर आमने सामने आना शुरू करते हैं, तो मन मुटाव शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं पश्चाताप भी शुरू होता है कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थी।
अगर गाड़ी के दो पहिए हैं, एक सुपर फास्ट है और एक एकदम ढीलू है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और जब दिक्कतें आनी शुरू होती है तो ऐसे में मनमुटाव बढ़ता है और उनको समझ में आने लग जाती है ये चीज़ कि नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। और ऐसे में अगर कोई तीसरा बंदा कोई ताड़ में है कि इस रिलेशन में कैसे घुसा जाए, तो वो मौका परस्त होता है, वो इस रिलेशन में घुस जाता है। और कई बार क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर उसका इंटरेस्ट है बाहर, तो वो उसे खुद इनवाइट कर लेता है। देखिए, अगर दो लोग 100% कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ 19 और 20 का है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और लाइफ कंटिन्यू चलने लग जाती है। लेकिन अगर ये फ़र्क जो है, ये जो डिफरेंस है, ये 16 और 20 का होता है, तो वहाँ पर दो लोगों में गैप बनने लग जाता है और वो गैप बढ़ता चला जाता है, और जिसकी वजह से उस गैप के थ्रू जो उन दोनों के बीच में आया होता है, किसी तीसरे बंदे की एंट्री ईजिली हो जाती है। दूसरा कारण, प्रेगनेंसी। अब जब शादी होती है दो लोगों की, तो शादी के बाद तो आज़ादी होती है, लेकिन आज़ादी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, क्योंकि जो आपके जानने वाले लोग होते हैं, जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनका रेगुलर प्रेशर होता है आपके लिए कि यार गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। अब यहाँ पे खुशखबरी का मतलब सभी समझते होंगे बेबी से है, तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये खुशखबरी आ ही जाती है, क्योंकि प्रेशर होता है लोगों का। लेकिन जब ये गुड न्यूज़ आती है, तो इसके साथ साथ ये गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रही होती है। अभी जो प्रेगनेंसी का दौर होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स जो होते हैं स्टार्टिंग के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने मना कर देते हैं कि आपको संबंध नहीं बनाना, और कई कई केसेस में तो ऐसा होता है कि वो 9-9 महीने संबंध नहीं बना सकते। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है और चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं कि चलो हमारा बेबी होने वाला है, हमारा बेबी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम मर्द, सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन 90% जो मर्द होते हैं वो फिसल जाते हैं। वो अपनी जो वाइफ होती है उसकी केयर तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए बाहर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आदत लग चुकी होती है रोज़ रातें अपनी रंगीन करने की। तो ऐसे में मौज मौज में वो स्टेप ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये जो मेडिकल और माइथोलॉजिकल विचारधारा जो है, उपवास करने का दौर जो आता है, इसमें मैक्सिमम मर्द जो होते हैं वो भटक जाते हैं। अगर फीमेल की बात करो तो फीमेल के अंदर एक प्राण पल रहा होता है, जिसका वो एहसास कर रही होती है, महसूस कर रही होती है, तो उसके लिए ये चीज़ें आसान होती है, वो ईजिली सेक्रीफाइस कर लेती हैं सारी चीज़ों को। लेकिन वही जो मेल होता है उसके पास तो कोई ठोस रीज़न ही नहीं होता सेक्रीफाइस करने का, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ पल ही नहीं रहा होता है। तो उसे जो करना होता है वो सूखा सूखा उपवास करना होता है। वो कितने दिन तक कर पाएगा? कुछ लोग होते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं। अब कुछ शादियाँ ऐसी होती है जो कि सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर में आकर की जाती हैं, जहाँ पे लड़का लड़की को पसंद नहीं करता या लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी में उन्हें शादी करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये शादी कॉम्प्रोमाइजिंग शादी होती है जो कि राम भरोसे चल रही होती है। और जब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा होता है तो डिपेंड करता है सामने वाले के माइंडसेट के ऊपर कि वो कितने लंबे टाइम तक इस कॉम्प्रोमाइज़ को बर्दाश्त कर सकता है, इसको झेल सकता है। ज़िंदगी भर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना किसी तपस्या किसी तप से कम नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो शादी होती है, जो कॉम्प्रोमाइजिंग शादी होती है, इसमें शुरू में ही कहीं ना कहीं दरार पड़ी हुई होती है जो नज़र नहीं आती, लेकिन वो दरार काफ़ी होती है किसी थर्ड पर्सन की एंट्री करने के लिए। तो वहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है। ऐसे में उनमें से दोनों में से कोई एक जो कि शादी से शुरू से ही नाखुश है, उसे अगर बाहर कोई टक्कर जाता है जो उसकी पसंद का हो, उसका टेस्ट का हो, और सामने वाला भी उसको हाथ बढ़ा दे, तो वो उसका हाथ थाम लेता है और आगे कंटिन्यू करने लग जाता है। ज़बरदस्ती किसी प्रेशर में की हुई शादी डे 1 से एक सुराग छोड़ देती है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है अगर आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। सारे कपल ऐसे होते हैं जिनकी पास्ट में कोई बीएफ या जीएफ होता है, और अगर किसी कारणवश उसकी शादी उससे नहीं हो पाती, और जो उसका प्रेजेंट जो लाइफ पार्टनर होता है, जब वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, तो शुरू में वो चीज़ें अपनी ईमानदारी के साथ निभा रहा होता है और सारी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब चीज़ें 19-20 होने लग जाती हैं, तो उसके अंदर एक कंपेरिजन की फीलिंग आ जाती है। वो कंपेयर करने लग जाता है अपने पास्ट वाले बीएफ या जीएफ के साथ अपने प्रेजेंट वाले को। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई पास्ट में अपने रिलेशन में था और प्रेजेंट में उसे बेस्ट टू बेस्ट वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो डियर, कारण तो सैकड़ों हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, लेकिन 50% से ज़्यादा केसेस में यही 3-4 कारण घूम फिर कर सामने आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के। अब इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि मान लो कि कोई रंगीन मिजाज का इंसान है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसका एक से मन ही नहीं भरेगा। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका बंद कराओगे, दूसरा चालू,
दूसरा बंद करवाओगे तीसरा चालू, तीसरा बंद करवाओगे चौथा चालू। तो ऐसे इंसानों को कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब कुछ जगह पे ऐसा भी देखा जाता है कि मान लो उसका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सब फिजिकली सेटिस्फाइड कर पा रहा है, लेकिन उसे मेंटल सुकून नहीं दे पाता, मेंटली टॉर्चर लगता है। तो अगर उसे मेंटल सुकून जो है, उसके दिमागी सुकून उसे कोई बाहर वाला दे पा रहा है, तो वो फिजिकली भी उसी के साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे रूप होते हैं। जो पहला रूप होता है उसमें से वो क्या होता है कि आप बाहर ही बाहर मलाई खा रहे हैं और घर के अंदर आती सब चीज़ें खत्म। ना हस्बैंड को पता है कि वाइफ बाहर क्या करके आई है, ना वाइफ को पता है कि हस्बैंड मेरा बाहर क्या करके आया है। अब दूसरा रूप क्या होता है, जैसे कि बुजुर्गों ने पहले ही बोल दिया है कि धरती पर ये 8 चीज़ें छुपाने से भी नहीं छुपेगी। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मद्यपान। तो डियर, जब आप बाहर प्रीत फरमाएंगे तो आज नहीं तो कल इन चीज़ों का पर्दाफाश होगा ही होगा। और जब ऐसा होगा तो 2 कंडीशन निकल कर सामने आएंगी। पहली कि आप चुपचाप अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और अपने प्रियवर के आगे हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि डार्लिंग माफ़ कर दो। सुबह का भूला अगर रात को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैं वापस आ चुका हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं होगी दोबारा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो अपनी जीएफ को बाहर समझाएगा बड़े प्यार से कि देख, बीवी को पता लग चुका है और अब इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा इंटरवल के बाद ब्रेक देते हैं और उसके बाद पिक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा मिलने का और बातचीत करने का जो टाइम होगा वह फिक्स होगा। बेमतलब के फ़ोन मत कर दियो, इस टाइम पे इस वक्त पे मिला करेंगे तो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन और थोड़ा एहतियात बरतनी होगी। और दूसरे वो अपनी वाइफ को समझाना शुरू करेगा, आपकी बात का सम्मान रखा गया है और बिल्कुल आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। हमारा जो ब्रेकअप हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वहीं से ही दी एंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही होंगी, और मैक्सिमम केसेस में ये वाली कंडीशन निकल कर आती है। अब जो तीसरा रूप होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो क्या होता है, आप अपने प्रियवर को बोलते हैं कि डार्लिंग, मुझे तुमसे बेटर कुछ मिल चुका है और अच्छा है तुम्हें खुद से ही पता लग गया, मेरा काम आसान हुआ। अब मेरी एक ही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को मैं तुम्हारे लिए हेल नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी, और मैं तो चली, टाटा बाय बाय, पाप पुण्य जो भी है मैं खुद देख लूँगी। अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो जो चीज़ें छुप छुपा कर की जाती हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती, और उसका जो एंड होता है वो भी दुखदाई होता है। अब जब किसी चीज़ का एंड ही दुखदाई हो रहा है तो उसके जो रिजल्ट हैं, जो उसके इफ़ेक्ट हैं, वो गुड कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये वही वाली बात है, जब 2 लोग एक छत के नीचे अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, उनमें से कोई एक बेवफाई कर दे, तो जो आपस में जो प्रीत का धागा होता है जिससे वो जुड़े होते हैं, जब वो टूट जाता है और टूटने के बाद उस धागे को दोबारा जोड़ा जाए, तो जो ज़िंदगी है वो स्मूथ नहीं चलती, उस धागे में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। अब हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एक बार को मान लो कि अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो तो बवाल कर देगा, पूरी ज़िंदगी आपकी जहन्नुम बना देगा, आपको ताने मार मार के परेशान कर देगा। अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा खुश हो, बोलेगा वो आपको, क्या बात है बड़ी खुश लग रही हो, क्या मिलकर आ रही हो। किसी दिन आप ज़्यादा सज सवर लिए, क्या बात है बड़ा सजी सवरी हुई हो, कहीं मिलने जा रही हो। अब चलो एक बार को माना कि आपका हस्बैंड नहीं सोच रहा ये, या आपकी वाइफ है वो नहीं सोच रही है सब कुछ, लेकिन अब चीज़ें क्योंकि खुलकर सामने आ चुकी है तो आप खुद को सारी ज़िंदगी कटघरे में खड़ा पाएंगे और आप मन ही मन सवाल करेंगे। आपका हस्बैंड आपसे सवाल नहीं कर रहा, आपकी जो वाइफ है वो आपसे सवाल नहीं कर रही है, वो तो भूल चुकी है, निकल चुकी है, आगे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप खुद से सवाल करेंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार आज मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ और इस तरह से मेरा लुक लग रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हस्बैंड कुछ गलत सोच रहा हो मेरे बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वाइफ कुछ गलत सोच रही हो मेरे बारे में। तो आप हमेशा इस कश्मकश में उलझे रहेंगे कि यार मेरा हस्बैंड अब क्या सोच रहा है, मेरी वाइफ अब क्या सोच रही है। वो नॉर्मली आपको देख रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि उनकी नज़रें आपसे सवाल कर रही हैं। अब यार बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसका जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं, उसे दोबारा अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको वर्किंग करनी होगी, आपको चीज़ें समझनी होंगी कि अगर वो बाहर जा रहा है या वो बाहर जा रही है तो क्यों जा रही है, आपको वजह तलाशनी होगी। ऐसे सिचुएशन में एक बहुत ही रटा रटाया डायलॉग होता है, एक बहुत ही फिल्मी डायलॉग होता है, यार मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम बाहर गई, या मुझ में ऐसी क्या कमी थी तुम्हें बाहर का रुख देखना पड़ा। तो ये फिल्मी डायलॉग, ये घिसा पीटा डायलॉग बंद करो, क्योंकि कमी थी तभी तो वो गया। अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही सावधानी बरतनी है कि आपको उसे पता नहीं लगने देना है कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। और
तो यहाँ आपको साइलेंट हो जाना है और साइलेंट होकर अपने ऊपर वर्किंग करनी शुरू करनी है कि वो क्या वजह है जो आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर किसी और के साथ है। ये वजह आपको खुद तलाशनी है। इसके लिए आप जो आपको जो पार्टनर है जिसके साथ इन्वॉल्व है उसकी R&D कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और अपने ऊपर वर्किंग करो, कंपेयर करो खुद को और अपने ऊपर वर्किंग करनी शुरू करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हस्बैंड वाइफ अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं तो उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है यार मेरे हस्बैंड को ना पता लग जाए, मेरी वाइफ को ना पता लग जाए। में अगर मान लो वो डरे हुए हैं, लेकिन अगर आपने उनका डर निकाल दिया और छोड़े होकर उनका सामना किया और बोला कि भाई मुझे पता है और मुझे सब पता है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है और मुझे बता कि मेरे अंदर क्या कमी थी, तो हो सकता है उस सिचुएशन में अगर वो पर्सन जो आपका पार्टनर है वो डरने वालों में से नहीं है, उदंड नेचर का है, तो आपके ऊपर भारी पड़ जाए और बोले कर ले, तू क्या करेगा, मैं तो यही करूंगी। तो ऐसे में आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। तो यहाँ पर आपको माइंड गेम खेलना है, इमोशंस को अपने काबू में रखिए और थोड़ा दिमाग से चलिए। अब यहाँ तक आपने सावधानी बरत ली, आपने उसे पता नहीं लगने दिया कि आप जानते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ से आप अपने ऊपर वर्किंग करना शुरू कीजिए, अपने आप को जज करना शुरू कीजिए, अपने आप को तराजू में रखिए कि कहाँ कमी है, क्या दिक्कतें हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात है, फिजिकल अपीयरेंस में कोई कमी है तो आप अपने आप को देखिए, पहले आप कैसे थे और अब कैसे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कीजिए, अपग्रेड करना शुरू कीजिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो आपको टटोलना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ज़रूरत आपको है उसकी, अगर उसे आपकी ज़रूरत होती तो वो बाहर क्यों जाता। इसलिए ज़रूरत आपको है उसकी, आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो बदलना भी आपको पड़ेगा। ये कमियां कुछ भी हो सकती है, फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियर, नेचर, एटीट्यूड, कुछ भी, वो आपको देखना है। धीरे धीरे जब आप अपनी कमियों पे काम करना शुरू करोगे, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करोगे, तो वो भी इंसान धीरे धीरे सोचना शुरू करेगा कि हाँ ये कुछ बदल रहा है। अब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो मैक्सिमम इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो बेड पर कितने एक्टिव हैं। अगर आप लोग बेड पे एक्टिव नहीं हैं तो समझ लीजिए कि चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बेड पर एक्टिव करने के लिए उसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हो रही है, ये आपको देखना है। क्या पता वो जो चीज़ें आप मिस कर रहे हो वो उसे दूसरे से मिल रही हो। क्या पता कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसे आपने ना छी शेम शेम करके पल्ला झाड़ लिया हो अपना और वो उसे बाहर वाला दे रहा हो सकता है ना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो डियर यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए और यकीन मानिए जब आपके पार्टनर को ये बात पता लगेगी कि आपको उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा, आपसे बहस करने की बजाय, आपके ऊपर हाथ उठाने की बजाय, आपसे मारपीट करने की बजाय, आपसे फालतू के आर्ग्यूमेंट करने की बजाय, आपको मंडली में बिठाकर जलील करने की बजाय, आप शर्मिंदा ना हो इसलिए उसने चीज़ें छुपा कर रखी और चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करा। तो जब उसे ये चीज़ें पता लगेंगी ना तो ये इतना बड़ा मुख्य कारण होगा, ये इकलौता यही कारण इतना मुख्य कारण बन जाएगा उसके लिए कि अगर अब आप 16 से 18 भी हो चुके हो और जो आपका पार्टनर है वो 20 है तो वो 2 कम अपने आप हो जाएगा। तो डियर चीज़ें तभी बिगड़ती हैं जब कोई एक 16 होता है और एक 20 होता है। जो 20 वाला होता है ना वो 20 वाले के साथ भाग रहा होता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ की उसकी रिस्पेक्ट की और गम पीना शुरू किया और अपने ऊपर काम करना शुरू किया, उसे टोकने और उसके ऊपर उंगली उठाने की बजाय आपने अपने ऊपर ही काम करना शुरू किया, तो जब उसे पता लगेगा इन सब चीज़ों का और वो देखेगा कि आप 16 से 18 हो चुके हो, तो वो इतना गिल्ट फील करेगा खुद ब खुद कि अगर वो 20 होगा तो वो 2 कदम खुद पीछे आ जाएगा और 18 बनकर आपके साथ 18 बनकर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, यहाँ पर आपको इमोशनली नहीं होना है, यहाँ पे आपको माइंड गेम खेलना है। सो डियर मेरी तरफ से इतना ही। आज मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बात करी। होप सो काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी इस इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, आप उसे पसंद कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच।